विलयन का वाष्पदाब और आपेक्षिक वाष्पदाब आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। यदि वाष्पदाब अवनमन को विलायक के वाष्पदाब के सापेक्ष निकाला जाए तो वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन, और ये कह सकते हैं कि P माइनस PS अपॉन P, ये वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन है। P विलायक का वाष्पदाब है और PS विलयन का वाष्पदाब है, और वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू विलायक इज इक्वल टू विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न और विलय का मोल अंश। विलय का मोल अंश जहां विलय का मोल अंश यदि मैं x2 कहूं तो P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू x2। यहाँ x2 विलय का मोल अंश है, और ये कहा जा सकता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू P, जहां x1 विलय की मोल भिन्न और x2 विलायक की मोल भिन्न, और P उस विलयन का कुल दाब, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। दोनों का जोड़ 1 के बराबर होगा। अगर 3 भी है तो मोल P1 प्लस P2 प्लस P, और डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार अगर 3 विलयन है और उनके आंशिक दाब P1 प्लस P2 प्लस P1 प्लस P2, तो ये उनका आंशिक दाब। और अगर मैं ये कहूं कि विलय की मोलों की संख्या और नंबर ऑफ मोल्स x2
तथा विलायक के मूलों की संख्या विलायक के मूलों की संख्या नंबर ऑफ solvent moles is equal to x1 और वाष्प दाब अपेक्षिका उन्मन P minus PS upon P is equal to x2 तो x2 is equal to विलय की मोल अपॉन कुल मोलों की संख्या और N2 upon N2 plus N1 और N2 is very less than N1 तब N2 plus N1 is equal to N1 और ये कहा जा सकता है P minus PS upon P is equal to N2 upon N1 जहां P शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है PS विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब N2 विलय की अणुओं की संख्या
संख्या N1 विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। और ये वाष्प आपेक्षिक अवनमन इसका आ जाएगा। वाष्प आपेक्षिक अवनमन मोलों की संख्या। अब अणुभार मान लीजिए हमें विलय का निकालना है, तो विलय का अणुभार, विलय और वाष्प सी वाष्प सी विलय का अणुभार ज्ञात करना। अब माने W1 ग्राम विलय जिसका अणुभार जिसका अणुभार M1 को W2 ग्राम विलायक विलायक में जिसका अणुभार कैपिटल M2 हो तो विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या N2 is equal to W2 बटे M2 वह W N1 is equal to W1 बटे
M1 N1 where N2 remove समीकरण एक में रखने पर P minus PS upon P is equal to W2 बटे M2 M1 बटे W1 और M2 ज्ञात करना है तब M2 is equal to E minus ES upon P. M2 P minus ES on W2 M1 W1 into P बटे P minus ES W2 M1 W1 और ये फॉर्मूला अवाहशील पदार्थों का ज्ञात करने के लिए M2 is equal to W2 M1P W1 P minus PS और ये कहा M2 ये ज्ञात करना है W2 इसका भार है ग्राम में W1 विलायक का भार है M1 विलायक का अनुभार है P शुद्ध विलायक का वास्ता और PS विलीन का वास्ता स्मरण दीजिए M2 आ जाएगा और अवाहशील पदार्थों का अनुभार ज्ञात करने की विधि आ जाएगी और
अगर बिल्कुल एक्यूरेट निकालना हो और यदि शुद्ध निकालना हो n1, तो ये इक्वेशन n1 प्लस समीकरण एक का शुद्ध रूप P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू n2 और कुल मोलों की संख्या n2 प्लस n1। जहाँ पे विलायक का दाब, PS विलयन का, n2 विलय के मोलों के गिन और नीचे n1 विलायक के मोलों की गिन और विलायक के अणुओं की संख्या। और पहले हमने इसे समीकरण को लाने के लिए और गणना ज्यादा जटिल न हो, इसे हल करने के लिए इसे शॉर्ट फॉर्म में बना लिया था। लेकिन इसे सही रूप में लिखने के लिए अगर मैं ये कहूं कि ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 2 को उल्टा करने पर विपरीत करने पर इस समीकरण आ जाएगी P अपॉन P माइनस PS इज इक्वल टू n2 प्लस n1 अपॉन n2। और ये कह सकते हैं कि n2 बटे n2 प्लस n1 बटे n2 और 1 प्लस n1 बटे n2 या P अपॉन P माइनस P माइनस PS इज इक्वल टू 1 प्लस n1 बटे n2 या एक को बाएं पक्ष में ले जाने पर या P अपॉन P माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू n1 बटे
N2 और एल्शियम लीजिए इसका, एल्शियम आ जाएगा P माइनस PS, ये P और ये माइनस P और ये प्लस PS इज इक्वल टू N1 बटे N2 और P से P कट जाएगा, या P S बटे P माइनस PS इज इक्वल टू N1 बटे N2, और या उल्टा कर दीजिए इसे, P माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N2 बटे N1। और देखिए ये सही इक्वेशन है। ऊपर वाली 1 और 2 की अगर तुलना की जाए तो इक्वेशन यही है, P माइनस PS, लेकिन ये किसके सापेक्ष निकाला है? सॉल्यूशन के लिए। किसके सापेक्ष है? शुद्ध के। तो इससे गणितीय प्रश्न हल करने और इसमें छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, इसलिए एकदम सही आंसर है शुद्ध उत्तर प्राप्त होगा। देखिए जो पहला फॉर्मूला है ऊपर वाला नंबर 1 वाला, इससे जब हम निकालेंगे तो चूंकि हमने इसमें N2 छोड़ दिया है और N2 छोड़ दिया है, इसलिए इसका उत्तर और इसका उत्तर दोनों अलग अलग आएंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं छोड़ा। तो इसमें हल करने पे इससे अगर हल निकाला जाए फॉर्मूला है, और ये बताना पड़ेगा आपको कि फॉर्मूला गलत नहीं लिखा हुआ, फॉर्मूला अपने जगह ठीक है, लेकिन ये विलयन के सापेक्ष हमने चेंज कर लिया है, तो इसमें सही उत्तर इससे प्राप्त होगा। ये और ये फॉर्मूला दोनों में केवल इतना अंतर है कि इसमें N2 छोड़ दिया था नीचे से, इसमें कैलकुलेशन है, ये N2 का भी है और N1 का भी है, दोनों का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से करा है। P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस N1। जो ये वाला फॉर्मूला है ये तब प्राप्त होता है जब N2 और N2 विलय के मोलों की संख्या है, इसका N2 का मान N1 से बहुत कम हो ये मान लिया जाता है, और ऐसी अवस्था में N2 को छोड़ के ये फॉर्मूला P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू N2 बटे N1 ये प्राप्त हो जाता है। लेकिन सही फॉर्मूला यही होगा, P माइनस PS अपॉन P N2 बटे N2 प्लस N1 कुल मोलों की संख्या है। तो इसे चेंज करके न्यूमेरिकल इससे निकाला है, तो इससे जो हल होगा या जो आंसर प्राप्त होगा वो एकदम एक्यूरेट आंसर प्राप्त होगा। अगर सही गुणा भाग आपने किया है तो सही उत्तर इससे एकदम प्राप्त होगा। तो ये था
वास्तव अपेक्षित अवनमन। और अगर आप देखें इसे, वास्तव अपेक्षित अवनमन मोलों की संख्या के समानुपाती होगा। अगर मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बढ़ेगी तो वास्तव अपेक्षित अवनमन बढ़ेगा, और अगर विलय के मोलों की संख्या घटेगी तो वास्तव अपेक्षित अवनमन घट जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। ये है, मान लीजिए 0.1 m NaCl और एक 0.1 m शुगर या ग्लूकोज C6H12O6। और ये पूछा जाए कि बताइए वास्तव अपेक्षित अवनमन किस में अधिक होगा और किस में कम होगा। तो ऐसी अवस्था में अगर इसे आप देखें तो ये जल में एक अन्य आयन देगा और एक Cl आयन। जैसे ही जल में डालेंगे इसे, यहाँ NaCl एक है, लेकिन यहाँ मोलों की संख्या 1 + 1 कितनी हो जाएगी? 2। इसलिए P - PS समानुपाती नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के समानुपाती होगा। नंबर ऑफ मोल्स के समानुपाती होगा। अगर ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। जैसे इसमें 1 मोल है और जल में डालने के बाद भी C6H12O6, ये यहाँ 1 मोल था और 1 से 1 ही प्राप्त हुआ है। और ये का एग्जाम्पल 0.1 m Na3PO4 सोडियम फास्फेट। इसे अगर आप देखें तो 3 अन्य प्लस फास्फेट आयन और 3 और 1 और टोटल 4 प्राप्त होंगे। तो वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन का क्रम ये मैंने आपको बताया है। P - PS समानुपाती नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का। यहाँ कितने प्राप्त हो रहे हैं? 4। तो सबसे वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन इसमें होगा, उससे कम इसमें होगा, इससे कम इसमें होगा। और वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन का क्रम अगर आप देखें तो Na3PO4 सबसे ज्यादा होगा वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन, चूंकि मोलों की संख्या भी 4 है। इससे कम होगा NaCl, चूंकि इसमें मोलों की संख्या 2 है, और इससे कम होगा ग्लूकोज में, ये मोलों की संख्या 1 है। तो अगर प्रश्न ऑफ मल्टीपल चॉइस वाला पूछा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने पे वाष्प दाब अवनमन और वाष्प लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
बढ़ता चला जाएगा। इसमें सबसे कम सबसे ज्यादा होगा, इसमें P माइनस पी एस इसमें सबसे अधिक होगा, इसमें उससे कम होगा और इसमें सबसे कम होगा। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने पे P माइनस पी एस बढ़ेगा। तो ये सबसे अधिक वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन, ये उससे कम और ये सबसे कम। तो ये था वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन। और क्या संबंध होगा इसमें, उसका रिलेशन मैंने आपको बताया है कि वाष्प दाब अवनमन बढ़ेगा जब मोलों की संख्या बढ़ेगी, वाष्प दाब अवनमन घटेगा जब मोलों की संख्या घटेगी। और ये इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है क्वथनांक उन्नयन। वाष्पशील पदार्थों का अनुभार भी इससे निकाला जा सकता है। वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक क्वथनांक उन्नयन और elevation in boiling point, elevation in boiling point और क्वथनांक का बढ़ना। अगर वाष्पशील विलेय मिलाएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या फॉर्मूला होगा वाष्पशील पदार्थों का अनुभार, इस विधि से ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट बताऊं क्या है क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक या क्वथनांक व क्वथन, ये क्वथन प्रोसेस है। बॉइलिंग प्रोसेस और ये क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग और देखिए क्वथनांक और क्वथन की प्रक्रिया क्या है और कैसे इसका संबंध है। तो क्वथन ये भीतर है और ये इसमें विलायक के मोलों की संख्या है और उबलने की प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। उबलने की प्रक्रिया क्वथन का मतलब ये ऊपर वाले अणु या नीचे वाले अणु या ये अणु अगर सतह छोड़ के जाने लगे तो प्रोसेस किसका कहलाता है, क्वथन का। अब ये ऊपर वाले अणु अगर आप देखें तो ये एक प्रेशर इनके ऊपर लगा हुआ है। ये जो एरो से मैंने आपको दिखाया है, ये प्रेशर इन्हें एक तरह से रोके हुए है या आकर्षण बल से रुके हुए हैं और ये इसे दबाए हुए है प्रेशर। और ये प्रेशर
वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसे कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान इसका 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर, और 1 वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर। अब देखिए, अगर आप इसे इन अणुओं को देखें तो ये बाहर इसलिए नहीं जा रहे, फोर्स तो ये भी लगा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ। जब आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने पे इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने पे वाष्प दाब बढ़ेगा। ये वाष्प दाब, मान लीजिए आज का टेम्परेचर T इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस पे वाष्प के अणु लगातार गति करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और जो द्रव और वाष्प की साम्य अवस्था है, जिसे वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया कहते हैं, उस पर दाब लगेगा, वो उसका वाष्प दाब। तो ये वाष्प दाब है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो इसमें विलायक है उसके अणुओं का इसकी सतह पर लगाया गया दाब, उसका वाष्प दाब कहलाएगा। और मान लीजिए ये वाष्प दाब 540 मिलीमीटर, तो ये 540 मिलीमीटर इसे ऊपर नहीं जाने दे रहा, या ये कहिए कि ये 760 मिलीमीटर जो ऊपर से लग रहा है, इन अणुओं को बाहर नहीं जाने दे रहा। और जब ये बढ़ते बढ़ते हीट करते करते ये 760 हो जाएगा, तो ये द्रव की सतह छोड़ के बाहर जाने लगेंगे। ये नीचे वाले भी ऊपर जाएंगे, और ऊपर से कहाँ जाने लगेंगे, बाहर। प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्वथन और द्रव का उबलना। इस अवस्था को द्रव का उबलना कहते। तब जब उसका वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, तो उसे हम उबलना कहते हैं, उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। और द्रव के अणु वाष्प की सतह को छोड़ छोड़ के बाहर जाने लगेंगे। तो ये क्वथन का प्रोसेस है, और जिस ताप पे ये प्रक्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक, क्वथनांक क्या है, ऐसा ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो ताप क्वथनांक कहलाता। जिस पे ये उबलने लगे उसे क्या कहते हैं, क्वथन। तो क्वथन को बदला जा सकता है, उबलने की प्रक्रिया कम ज्यादा हो सकती है, जबकि क्वथनांक निश्चित है, ये ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग प्रोसेस, इसे क्वथन कहते हैं। और ये घट बढ़ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई क्वथन कर रहे हैं किसी द्रव का, तो हमें क्या करना होगा, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प दाब 540 है। अब इसे गर्म करिए, और गर्म करते करते कहाँ ले जाइए, 540 से 760 पे।
तो जितना वाष्प दाब इस ताप से बढ़ेगा या 540 760 तक हो जाएगा, तो उस समय ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्वथन। तो क्वथन का सीधा संबंध किससे है? इस 760 से। क्वथन यहाँ प्लेन एरिया में ये 760 से बराबर हो, लेकिन ये क्वथन की प्रक्रिया पहाड़ों पे अगर कराई जाए और पहाड़ों पे पानी वाला जाए, तो पानी चूंकि वहां का वाष्प दाब 760 से कम है, तो 760 से मान लीजिए पहाड़ों पे हिल एरिया, हिल एरिया में ये 760 से घट के कहा होंगे? 740 पे। तो अब हमें टेम्परेचर कहां तक ले जाना होगा? टेम्परेचर देते जाएंगे, अब 760 की जरूरत नहीं, 740 की जरूरत है, और 740 पे ये उबलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये क्वथन कहलाएगा। इसका संबंध इससे है जो वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब मान लीजिए 760 से ऊपर हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस अवस्था में इसका क्वथनांक या क्वथन की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? बदल जाएगी। तो ये इस 760 पे निर्भर करता है। क्वथनांक क्या है? ये है, मान लीजिए आज का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वाष्प दाब है 540 मिलीमीटर। क्वथनांक क्या है? ऐसा ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब 760 या एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस समय जो भी ताप होगा वो उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं। मान लीजिए पानी है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 540 है, और अगर मैं कहूं कि क्वथनांक पानी का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है, तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंट, अब ये था इसका रूम टेम्परेचर, 27 डिग्री टेम्परेचर आज का रूम टेम्परेचर है, और वाष्प दाब इस द्रव का 540 है। अगर मुझे इसका क्वथनांक निकालना हो तो मैं इसे क्या करूंगा? हीट करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक इस वाष्प का दाब या इस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो जाए। जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वो उसका क्वथनांक कहलाएगा। अगर मैं ये कहूं कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पानी का वाष्प दाब कितना हो जाएगा? 760 मिलीमीटर। बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा ये कितना हो जाएगा? 760 मिलीमीटर। तो ये इसका क्वथनांक। मान लीजिए द्रव है ये, और इसका बॉइलिंग पॉइंट मुझे निकालना, और आज का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वाष्प दाब 360 मिलीमीटर वाष्प दाब। अब क्या होगा? मान लीजिए क्वथनांक निकालना है, तो क्वथनांक निकालने के लिए कहां तक गर्म करना होगा? 760 मिलीमीटर। जब तक इस 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जब तक ये 360 760 तक नहीं हो जाता, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड अब इसे बढ़ाते जाइए, और मान लीजिए ये वाष्प दाब
150 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाता है? 760। तो ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड इस ए का क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का सीधा संबंध किससे? 760 से। अगर ये 760 घटा दिया या बढ़ा दिया जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, वो क्या होगा? उबलने की प्रक्रिया होगी। मान लीजिए इसे 760 है और 760 से बढ़ जाए तो बढ़ने पे क्या होगा? इसका ये बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और अगर ये घटा दिया जाए तो घट जाएगा। ये वाष्प दाब है 27 डिग्री सेंटीग्रेड 360। ये द्रव है एक बी और इसे भी कहां तक ले जाना है? 760 तक। लेकिन ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना था इसका? 360। अब मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 410 मिलीमीटर है। आज का रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस पे बी का वाष्प दाब 410 मिलीमीटर है। तो इस 410 को कहाँ ले जाना? 760 पर। अब इसका क्वथनांक ज्यादा होगा या इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? इससे इसे 410 को कहाँ तक ले जाना है? 760 को। इसे 360 को कहाँ ले जाना था? 760 पे। तो 360 को 760 पे ले जाने के लिए अधिक टेम्परेचर की जरूरत होगी, या ये कह सकते हैं कि इसका क्वथनांक कैसा होगा? अधिक, और इसका क्वथनांक कैसा होगा? कम। तो जो किस पे डिपेंड करेगा? ये वाष्प के दाब पे। वाष्प दाब अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक कैसा होगा? घटेगा। वाष्प दाब अगर घटेगा तो क्वथनांक कैसा होगा? बढ़ेगा। इसलिए इसका क्वथनांक 150 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका क्वथनांक अगर मैं इसे कहूँ कि ये 410 से 760 तक ले जाना है और ये 410 से 760 ले जाने के लिए निश्चित ही 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट 75। तो वाष्प दाब से, बिल्कुल वाष्प दाब से और इससे संबंध है। जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ेगा, मान लीजिए 4 द्रव है, एक द्रव ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। इसका वाष्प दाब 200 मिलीमीटर है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है। इसका वाष्प दाब 340 मिलीमीटर। इसका वाष्प दाब 150 मिलीमीटर है और इसका वाष्प दाब 730 मिलीमीटर। ये वेपर प्रेशर है इन चारों के P=27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ए का वाष्प दाब 200 मिलीमीटर, बी का 340 मिलीमीटर, सी का 150 मिलीमीटर, सी का 150 मिलीमीटर और डी का 730 मिलीमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि ये द्रव है और इनके बॉइलिंग पॉइंट का क्रम बताइए। पहले तो पूछ रहे वाष्प क्वथनांक की बताइए, इनके क्वथनांक का क्या क्रम होना चाहिए, किसका सबसे अधिक या किसका सबसे कम, फिर धीरे धीरे अधिक। तो देखिए चारों हैं, ये कहां तक ले जाने हैं?
760 मिलीमीटर तक, एक वायुमंडलीय तक। अब ये 730 से कहाँ ले जाना है, 760 पे। तो सबसे कम टेम्परेचर की इसे जरूरत पड़ेगी और सबसे कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रम है वो किसका होगा, सबसे कम V का। इसके बाद इसका नंबर आएगा B का, क्योंकि इसका वाष्प दाब इससे बॉइलिंग पॉइंट का क्रम है। फिर किसका होगा, B का। फिर किसका होगा, A का। फिर किसका होगा, C का। ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ क्रम। तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको वाष्प दाब पता है तो वाष्प दाब जैसे जैसे बढ़ेगा क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही घटेगा, और जैसे जैसे वाष्प दाब घटेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और इसमें क्वथनांक में संबंध है। अब मान लीजिए ये 760 मिलीमीटर तक आप ले गए, तो 760 पे इनके क्वथनांक हो गए D, B, A, C। आपसे एक पूछ लिया जाए कि इसमें बताइए सबसे अधिक वाष्पशील कौन सा होगा, तो सबसे अधिक वाष्पशील वो होगा जिसका वाष्प दाब सबसे अधिक। सबसे कम वाष्पशील कौन सा होगा, जिसका वाष्प दाब सबसे कम। क्योंकि इसे टेम्परेचर देने में 760 तक ले जाने में बहुत अधिक टेम्परेचर की जरूरत होगी, इसलिए इसका वाष्प दाब जैसे जैसे घटेगा क्वथनांक वैसे वैसे ही बढ़ेगा। तो क्वथनांक का और वेपर प्रेशर का सीधा संबंध है। वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, वेपर प्रेशर अगर घटेगा तो क्वथनांक कैसा होगा, बढ़ेगा। तो ये वाष्प दाब अगर दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि क्वथनांक सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे अधिक D का होगा। उससे कम किसका होगा, B का होगा। उससे कम किसका होगा, A का होगा। उससे कम किसका होगा, C का होगा। और अगर मैं ये कहूं कि एक इसमें E भी है और E का वेपर प्रेशर है 400 मिलीमीटर, तो इसका 400 मिलीमीटर, इसका क्वथनांक किसके बीच में होगा, किससे अधिक होगा और किससे कम। तो हमें क्या देखना है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मान, ये ध्यान रखिए कि वेपर प्रेशर वाष्प दाब का मान अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक कैसा होगा, घटेगा। तो ये 150 है, ये 200 है, ये 340 है, ये 730 है। तो इस B से तो कैसा होगा, इसका क्वथनांक कम, और इस D से कैसा होगा, अधिक होगा। तो इसका क्रम कहाँ जाएगा, यहाँ D, फिर E, फिर B, फिर A और फिर C। तो ये क्वथनांक और क्वथनांक उन्नयन क्या है, क्वथनांक उन्नयन भी देखिए मैं आपको बताऊं कि क्वथनांक उन्नयन, ये मान लीजिए, चलो क्वथनांक उन्नयन के विषय में कल बात करेंगे कि क्वथनांक उन्नयन क्या है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्वथनांक का संबंध वाष्प दाब से है, और वाष्प दाब का संबंध किससे है, इस 760 से। अगर मान लीजिए वेपर प्रेशर बढ़ता है, मान लीजिए ये पानी यहाँ बना रखा था, ये पानी है और इसका वाष्प दाब
540 मिलीमीटर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्वथनांक कितना था? 100। अब आपने मान लीजिए इसमें क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय, नमक ही इसमें मिला दिया और नमक के 2 मोल आपने इसमें मिला दिया। तो ये क्या करेंगे? इनके बीच में आकर्षण बल बढ़ा देंगे और जब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो ये अणु सतह छोड़ के बाहर कम जाएंगे और जब सतह छोड़ के कम जाएंगे तो वाष्प के अणुओं की संख्या कम हो जाएगी और कम होने पे वाष्प दाब कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। और घट के मान लीजिए वाष्प दाब 540 वाला नमक मिलाते ही ये हो गया 530। तो 540 को 760 तक ले जाना था, कितने टेम्परेचर की जरूरत है? 100 की। यहाँ 530 को कहाँ तक ले जाना है? 760 तक। इसलिए टेम्परेचर 100 से कैसा चाहिए? ज्यादा। और ज्यादा का मतलब जब इसे नमक मिला देंगे सॉल्यूशन हो जाएगा ये, तो बीपी ऑफ सॉल्यूशन बीपी का कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, नमक पे डिपेंड करेगा। और ये मैं अभी यहाँ आपको बता चुका हूं कि वाष्प दाब अगर घटेगा तो क्वथनांक कैसा होगा? बढ़ेगा। इसका और इसका ये जो अंतर है, ये बढ़ा हुआ क्वथनांक है, ये इसका अपना क्वथनांक है। इन दोनों में जो बढ़ोतरी हुई है उसे हम उसका क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर, मान लीजिए 2 मोल आपने मिलाए थे, अब 2 मोल और मिला, 2 मोल और मिलाने पे आकर्षण बल और कम हो जाएगा और वाष्प दाब और घट जाएगा। मान लीजिए 510 हो गया, लेकिन ले जाना इसे भी 760 तक ही है, तो इसे टेम्परेचर और अधिक देना पड़ेगा उबालने के लिए। तो इसका क्वथनांक कैसा होगा? उन्नयन और बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक उन्नयन का सीधा संबंध वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर अगर घटेगा तो क्वथनांक उन्नयन घटेगा। दूसरी चीज और मैं आपको बताऊं, क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब से संबंधित है। ये वाष्प दाब और वाष्प दाब अगर घटेगा तो क्वथनांक उन्नयन कैसा होगा? बढ़ेगा। अब मान लीजिए आपने 2 मोल नमक मिलाया इसमें और 2 मोल में 2 आयन इससे मिल रहे, एक अन्य आयन और दूसरा Cl आयन। इसका भी 2 मोल मिलाया, लेकिन इसमें से ग्लूकोज का 1 ही मोल मिल रहा है। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा घटेगा? 2 वालेगा, क्योंकि एक साथ 2 देगा, एक साथ 2 अणु बीच में आ जाएंगे, वेपर प्रेशर कैसा होगा? घट जाएगा। तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर अधिक होगा। वेपर प्रेशर इसका कम होगा, इसलिए क्वथनांक उन्नयन इसका अधिक और इसका क्वथनांक उन्नयन कम। या ये कह सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अणु संख्या गुणधर्म है, जैसे जैसे अणु संख्या गुणधर्म इनके बढ़ते हैं वैसे ही क्वथनांक उन्नयन कैसे होंगे? बढ़ेंगे, वाष्प दाब घटेगा। और इस प्रकार से ये क्वथनांक उन्नयन। अब कल क्वथनांक उन्नयन क्या है, कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे अणु बाहर निकालते हैं अवाष्पशील पदार्थों का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कैसे संभव है अवाष्पशील पदार्थों का अनुमान। लेकिन ये जरूर मोटी मोटी चीज ध्यान रखिए कि वाष्प दाब का संबंध क्वथनांक से है। वाष्प दाब अगर
घटेगा तो क्वथनांक कैसा होगा, बढ़ेगा। वाष्प दाब का संबंध आकर्षण बल से, आकर्षण बल का संबंध विलय से। मोलों की संख्या बढ़ेगी, आकर्षण बल बढ़ेगा। जितना आकर्षण बल बढ़ेगा उतना ही वाष्प दाब घटेगा और क्वथनांक कैसा होगा, बढ़ेगा। इसी के साथ इन्हें थोड़ा तैयार करिए, थोड़ी थ्योरी पढ़िए और थ्योरी के माध्यम से आप भी देखने की कोशिश करिए कैसे क्वथनांक बढ़ता है, कैसे क्वथनांक घटता है। ये जर्नल चीज है। कोई भी आपसे पूछे कि पानी है और पेट्रोल है, पेट्रोल हाथ में रखिए बहुत जल्दी उड़ जाएगा, पानी को हाथ में रखिए उड़ेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो कारण क्या है? क्योंकि वेपर प्रेशर जो पेट्रोल का है, वाष्प का, वो बहुत अधिक है और ले कहाँ, उड़ने के लिए कहाँ ले जाना पड़ेगा, 760। तो इसे कम टेम्परेचर की जरूरत होगी, तो यही रख दीजिए। और आज का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जैसे ही 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इसका वाष्प दाब बढ़ के कितना हो जाएगा, 760 उड़ जाएगा। पानी है, पानी का वाष्प दाब 540 है और 540 को 760 तक ले जाने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है, तो उड़ेगा लेकिन धीरे धीरे उड़ेगा। तो ये सब चीज जर्नल है और सबका रिलेशन एक दूसरे से है। कैसे क्वथनांक बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे वाष्प दाब घटता है, कैसे वाष्प दाब बढ़ता है, हिमांक क्या है, हिमांक का संबंध क्या है, इन चीजों को आप थोड़ा पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर इससे कंपैरिजन करके देखिए। और इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद।